नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। आज टू द पॉइंट में आपके साथ एक बेहद खास मेहमान से मुलाकात करवाने जा रहे हैं। बीजेपी के एक ऐसे नेता जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से सत्ता के शिखर तक का सफर किया और अब हरियाणा के प्रभारी के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। हरियाणा भारतीय जनता पार्टी को कितनी ताकत दे रहे हैं, कितनी मजबूती से आगे आने वाले चुनावों के लिए तैयारी है और क्या एक्शन प्लान है, बताने के लिए, जानने के लिए हमारे साथ हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी, त्रिपुरा से पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यसभा सांसद विप्लव देव जी मौजूद हैं। विप्लव जी, बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ पर। एक नई जिम्मेदारी, हालांकि 6 महीने से ऊपर हो गया इस जिम्मेदारी को निभाते हुए, किस तरीके से देख रहे हैं हरियाणा को? हरियाणा के नज़रिए से मैं देखता हूँ। अपने नज़रिए से नहीं देखनी चाहिए, हरियाणा को हरियाणा के नज़रिए से देखनी चाहिए और मैं उसी नज़रिए से देखता हूँ। और प्रभारी का जो काम होता है, संगठन में सामंजस्य बैठाना है और जब सरकार है, सरकार और संगठन एक साथ मिल के चले और जनताओं की जो चाहत है, जनता की जो कहना है वो सुने और संगठन में जितने भी कार्यकर्ता है नीचे स्तर, जो पन्ना प्रमुख तक अभी हरियाणा में बन चुके हैं, सबकी सुनवाई हो, सबके साथ मिलन हो, सबके साथ संवाद हो, सबके साथ सद्व्यवहार हो, सबके साथ वार्ता हो, ये रहे तो अब लंबे समय सरकार भी चला सकते हैं और संगठन को भी मजबूती दे सकते हैं। और हरियाणा में माननीय मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल खट्टर जी ने एक निष्पक्ष सरकार दिया है, ट्रांसपेरेंट सरकार दिया है और साथ ही साथ संगठन में जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी है ओम प्रकाश धनखड़ जी, आप बहुत पुराने संगठन के कार्यकर्ता है, विद्यार्थी परिषद से आए हैं, प्रोफेसर थे व्यक्तिगत जीवन में और वो अपने पूरे प्रदेश में उनका सभी में प्रवास लगा रहे थे। अपने जितना भी उनके तन मन धन है पूरा लगा के पार्टी के लिए काम कर रहा है, ये दिखता है और प्रमाणित भी है। तन मन धन पार्टी के लिए समर्पित करके काम कर रहे हैं। आप ओम प्रकाश धनखड़ जी की बात कर रहे हैं, सीएम साहब की बात कर रहे हैं, लेकिन आपने भी पार्टी के लिए सब कुछ न्यौछावर किया, बहुत ही कड़ी मेहनत की, बहुत कड़ी परिश्रम किया, विपरीत परिस्थितियों में ग्राउंड पे ऐसा काम किया कि त्रिपुरा जैसी जगह पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपने बनाई और उसके बाद आपको मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। ये क्या भारतीय जनता पार्टी में संघ के अंदर ये ताकत है जो इतनी विपरीत परिस्थितियों में आपको जाने की, लड़ने की हिम्मत देता है, शक्ति देता है और ना सिर्फ लड़ने की बल्कि जीतने की भी? देखिए, होता है क्या, आप जब शुरुआत करते हैं किसी चीज़ की, आपको किस तरीके से तैयारी किया जाता है। देखिए, पुराने ज़माने में जब युद्ध करने के लिए जाते थे राजा महाराजा लोग, तो महारानी व उसके माता दोनों जानते थे नहीं तो जीत के आएगा, नहीं तो हार के आएगा। उनका हार के नहीं, वो खत्म हो जाएगा, मतलब अंतिम डू और डाई टाइप की। उस समय भी वो जानती है, वो महारानी व राजरानी व उनके माता जी दोनों जानते हैं, जीतेंगे तो वापस आएंगे, नहीं जीतेंगे तो वापस नहीं आएंगे। तो तब भी उलूध्वनि दे के उनको राज टीका लगा के ही भेजता है। तो उसी से ताकत मिलता है। हारना तो एक दिन होता ही किसी ना किसी का, किंतु तैयारी कैसे हो, जाते समय आपको किस तरीके से भेजता है, उसके ऊपर निर्भर करता है आप मानसिक शक्ति और विश्वास। ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप के पास है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में उस समय अमित भाई शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और अमित भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष जब थे तो बीजेपी चरम शिखर में पहुंचे। उन्होंने ही आपका राष्ट्रीय तिलक करके भेजा था? बिल्कुल, मुझे तो अमित भाई ने ही बनाया। मैं तो राजनीतिक गलियार में कहीं भी नहीं थे। हम छोटे से कार्यकर्ता थे, उन्होंने सीधा उठाया। कभी सोचा था सीएम बन जाएंगे? नहीं, मैं पार्टी के अध्यक्ष बनूंगा ये भी नहीं सोचा, मैं कभी सरपंच बनूंगा ये भी नहीं सोचा। और मेरे पिताजी जनसंघी थी त्रिपुरा में और जनसंघ थे और बहुत लड़ाई करके कम्युनिस्ट स्टेट है, अपने आप को बचा के रखे हुए थे। तो छोटे से मैं संघ में भी था, तो स्वाभाविक पिताजी उसमें थे इसलिए संघ में गया हूँ। और बाकी पिताजी से छोटे से देखा हूँ जो वो कैसे अकेला संघर्ष करके, वो हमारे डिस्ट्रिक्ट में अकेला पिताजी बीजेपी करते थे, मतलब जनसंघ करते थे।
बाद में 80 में बीजेपी हुई। तो ये हम लोग छोटे से देखा, जब मेरे पिताजी लड़ाई करना जानते हैं और अकेला भी चलने में डरते नहीं, तो वो सब तो स्वाभाविक है, जब परिवार में है तो आपके अंदर भी वो असर आएगी। और लास्ट में यहाँ से दिल्ली से जब मुझे भेजा गया है उमेश भाई जी ने, और मैंने इनके विश्वास और इरादे के ऊपर काम करने की कोशिश की और सबके मिलीजुली मेहनत से ही जाके सरकार बनी। तो जब ये जिम्मेदारी आपको दी गई थी तो डर नहीं लगा था, बेचैनी नहीं हुई थी कि मैं कैसे करूँ? मैं डरता नहीं किसी को, क्योंकि मैं अन्याय नहीं करता और मैं झूठ नहीं बोलता, इसलिए मेरे अंदर डर पैदा ही नहीं हुआ। डर पैदा नहीं ना, मेरे अंदर डर पैदा ही नहीं हुआ और आगे भी नहीं होगा। और डर पैदा होने के लिए जो काम होती है वो काम मैं नहीं करूँगा। तो हरियाणा में भी आजकल बहुत से नेताओं को डर सता रहा है, सोच रहे हैं कि टिकट कट जाएगी, अगली बार मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, तो उन नेताओं को क्या कहेंगे? जो डरता है उनमें कुछ कमजोरी है, इसलिए डर रहा है। जो काम किया है, जनता के साथ है, सुख दुख में रहते हैं, उनको टिकट कोई नहीं काट सकता। हमारी पार्टी ऐसा नहीं है, हमारी पार्टी परिवार तांत्रिक पार्टी नहीं है। हमारे पार्टी ये एक बड़ा परिवार है। ये 18 करोड़ भारतीय जनता पार्टी की मेंबरशिप की पार्टी है। तो इसलिए उस समंदर है, समंदर में ये छोटे छोटे चीज़ चलता है, जहाज़ भी चलती है, मछली भी रहता है, छोटी मछली बड़ी मछली भी रहता है। समुद्र में सबके लिए स्थान है। बीजेपी बहुत बड़ा समुद्र है, उसमें सबके लिए स्थान है। और जो आपने बोला टिकट काटने के डर है, डर उसको सताते हैं जिसमें कमज़ोरी है। तो अभी फुल ऑन इलेक्शन मोड में है पार्टी, आप खुद ही पूरी कमान संभाले हुए हैं, हर जगह पर जा रहे हैं, तमाम नेताओं से मिल रहे हैं, हारे हुए जीते हुए मंत्रियों से मिल रहे हैं, आप सांसदों से मिल रहे हैं। किस तरीके की तैयारी आने वाले लोकसभा विधानसभा चुनावों को लेकर? भाजपा के जो नियम, हम जिस दिन इलेक्शन जीतते हैं उसके नेक्स्ट डे से ही हम दोबारा इलेक्शन की तैयारी में लगे जाते हैं। और सरकार जब बनाते हैं पहले दिन से लास्ट तक सरकार में काम करते रहते हैं। हम ऐसा नहीं इलेक्शन से आने के पहले 6 महीने काम करेंगे दिखाएंगे, ये बाकी सब लोगों का होता है। बीजेपी में ऐसा नहीं होता। देखिए मनोहर लाल खट्टर जी ने ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट नीति इलेक्शंस के समय नहीं लाया था, बहुत पहले आते ही उन्होंने ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट नीति लाया, उन्होंने डिजिटाइजेशन लाया, ऑनलाइन व्यवस्था की। इसमें अच्छाई बुराई दोनों ही होती है। अब जब कुछ नया सिस्टम लाएंगे, नया व्यवस्था लाएंगे, तो उसमें कमियां भी रहता है, अच्छाई भी रहता है। और सब मिलके उसको दूर करना, समय का अंदर दूर करना। ऐसा नहीं हो दूर करने में आपको पूरा जन्म ही चला जाए, समय का अंदर दूर करना। और वो निश्चित हमारी सरकार जो 2-4 विषय में ऐसी हुई है उसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी अपने मंत्रिपरिषद को लेकर काम कर रहे हैं। और जो हमारे चीफ सेक्रेटरी और उनके नीचे जो ऑफिसर तंत्र का, सरकारी कर्मचारी का व्यवस्था है, वो लोग भी वो काम को समय के अंदर करना पड़ेगा। और ये सरकार मोदी जी के मार्गदर्शन में चलती है। और मनोहर लाल खट्टर जी एक साफ सुथरा ईमानदार प्रशासक है। और तो मनोहर लाल जी को फुल नंबर है आपकी तरफ से? क्यों नहीं, क्योंकि हरियाणा में मैंने देखा पहले जो भी मुख्यमंत्री बनते थे किसी भी पार्टी का, वो हमारे पार्टी का मुख्यमंत्री तो मनोहर लाल जी पहले बने हैं। तो मैंने किसी मुख्यमंत्री का नाम नहीं लूँगा, मैं इनको श्रद्धा करता हूँ। मुख्यमंत्री रहे किसी स्टेट का, बहुत बड़ी बात होती है। किंतु ये बात ज़रूर मैं बताऊंगा, ये किसी भी पार्टी से मुख्यमंत्री बनते थे अपने डिस्ट्रिक्ट की, अपने विधानसभा की, इसके बाहर कुछ नहीं देखता था। और आज भी आरोप तो सबसे ज़्यादा भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे लगे। किसी को ऊपर बुला के मैं नाम नहीं लूँगा, ये लोग बड़े लोग हैं और ऐसा मुझे नहीं कहना चाहिए। किंतु जो वास्तव जो सच्चाई है वो सामने रखनी चाहिए। जो एक जिले के मुख्यमंत्री होकर रह जाते थे, एक विधानसभा का मुख्यमंत्री होकर रह जाते थे, आज हरियाणा के पूरे प्रदेश का एक मुख्यमंत्री मिला है। ये सबके लिए गर्व की बात है। जो अपोजिशन में इनके लिए भी गर्व की बात है, जो सरकार पक्ष में इनके लिए भी गर्व की बात है कि आपको हर जिले को कोई नहीं बोल सकता है। जो वो करनाल उनका जो कॉन्स्टिट्यूंसी वो वहाँ का कोई नहीं जानता। मैं भी उनका कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम सही तरह नहीं जानता हूँ। इसका मतलब आपको समझ में आता है। वो सबका साथ सबका विकास के असली मंत्र है ना, वो हरियाणा में पहली बार लागू किया। जो हर डिस्ट्रिक्ट, हर विधानसभा के लिए हम काम करेंगे और काम हरियाणा के लिए होगा। ई प्रणाली ट्रांसपेरेंसी की आपने बात की कि मनोहर लाल जी ने हरियाणा को ई प्रणाली ट्रांसपेरेंसी दी, लेकिन आपको नहीं लगता है कि आज हरियाणा में अगर हम ज़्यादा गांव में जाएं तो लोग वहां पे परेशान हैं?
उनको ई सिस्टम डिजिटलाइजेशन ज़्यादा समझ में आता नहीं है। वो कहते हैं अच्छी बात है, आप ट्रांसपेरेंसी रख रहे हो, लेकिन आपने सब कुछ ही ई सिस्टम में डाल दिया है। हमें इंटरनेट चलाना नहीं आता है, हमें फ़ोन चलाना नहीं आता है, हम कैसे जाकर पोर्टल पे तमाम चीज़ें अपलोड करें और कैसे क्लेम करें कि हमारी ये समस्या, इसका समाधान किया जाए? आपको लगता है हरियाणा के लोगों को स्मार्टफोन चलाना नहीं आते? बहुत से, देखिए अभी किस तरीके की बारिश हुई और किसानों को भारी नुकसान हुआ। बहुत से किसान सामने आए जिन्होंने कहा कि भाई अब सरकार कह रही है कि पोर्टल पे आप ये तमाम चीज़ें अपलोड कीजिए, हम उसके बाद सर्वे करेंगे और उसके बाद आपको जो भी मुआवजा है आपकी फसलों का वो दिया जाएगा। बहुत से किसानों ने इस तरीके के आरोप लगाए, बहुत से वीडियोज़ भी हमारे पास हैं। तो उस सब के लिए आपको लगता है कहीं ना कहीं नुकसान भी दे सकते हैं? देखिए, मैं आपको बोलता हूँ, आज पोर्टल हुआ तो पोर्टल का दुष्गुण बोल रहा है। संतान जब माँ के पास होती है ना, तब माँ दोनों में तुलना करता है, उसको दोष गुण देखता है। और जिस माँ के पास संतान नहीं होती अपना, वो दोष गुण निकाल नहीं सकते। इसलिए आज इस सरकार ने ट्रांसपेरेंसी के माध्यम में पोर्टल दिया तो उसका दोष गुण निकाल रहा है। इसका गुण भी है, दोष भी है। ठीक, आज इतना तो है, मान के चलिए जो भी पोर्टल में दे रहा है, पोर्टल में जब भरने के लिए जाता है उसमें टाइम लगता है, जो भी करता है कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। कभी कभी सर्वर चलते नहीं, जैसे रजिस्ट्री देख लीजिए आप, या गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं कराना हो, ऐसा होता है पोर्टल हैंग हो जाते हैं, बहुत देर तक रजिस्ट्रेशन होता नहीं है, 3-3 4-4 घंटे भी कभी लगता है। टेक्नोलॉजी है, मेरे साथ अभी हाल ही में हुआ है। आपका बैंक अकाउंट है? बिल्कुल है ना? कितनी है? एक ही है। एक ही है। आधार कार्ड आ गया तो एक ही में चलता है। आपके मदर हैं? बिल्कुल। उनकी बैंक अकाउंट थी? सबकी बैंक अकाउंट है ना? आपके मदर के समय बैंक अकाउंट जो होती थी वो मैनुअल होती थी। आज उनकी बेटी जब बैंक अकाउंट उसके पास है, आपके माँ के पास भी अभी है, वो डिजिटाइजेशन हो सकता है, ऑनलाइन हो चुकी है। बैंक भी हैंग होती है। जब बैंकर पहले देश में बड़े मात्रा में जो डिजिटाइजेशन हुई थी वो बैंकिंग सेक्टर में हुई थी, और उस समय भी बहुत लोगों ने इसका विरोध किया, बैंकिंग ये नहीं होना चाहिए, ये तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम भी आई थी, ऐसा भी होता था, देखता था, मैं भी इसका भुक्तभोगी हूँ। अपना ही पैसा उठाने के लिए गया हूँ, 3 दिन से चल नहीं रहा है सर्वर। मुंबई ऑफलाइन की सुविधा भी होनी चाहिए, मतलब जैसे बहुत सी जगह पे अब स्टार्ट भी हो रहा है कि ऑनलाइन अगर नेटवर्क नहीं हो तो ऑफलाइन को शुरू किया। इसलिए बैंकिंग, मैं आपको पूछता हूँ, बैंकिंग से याद करना चाहिए, बैंकिंग सेक्टर में जब आई थी बहुत सारी प्रॉब्लम हम लोगों ने फेस किया। बिल्कुल। फेस करने के बाद अभी जाके हमारा आदत हो गया जो नहीं हम तो ऑनलाइन में करेंगे, अपने मोबाइल से कर लेंगे, मोबाइल बैंकिंग करेंगे। अब आपको ऑफलाइन के लिए जाता हो, आप मजबूर में ऑफलाइन में जाते हो। आप ऑफलाइन में जाना नहीं चाहते हो, आप बैंक में जाना चाहते हो क्या? नहीं जाना चाहते हो, क्यों भाई मैं समय बर्बाद करूं, मैं अपने सेलफोन से कर लूँगा, मैं अपना लैपटॉप से कर लूँगा। हम मजबूरी में आज ऑफलाइन में जाते हैं। मैं उस एज ग्रुप की बात कर रही हूँ जो थोड़ा बड़ा एज ग्रुप में आता है, 60 से ऊपर, जिन्हें टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा समझ में आती नहीं और उन्हें टेक्नोलॉजी पे विश्वास भी नहीं होता, क्योंकि आजकल देखिए स्कैम्स भी बहुत हो रहे हैं। इनके घर पे जो बड़े बुजुर्ग है, इनके घर पे बेटी भी है, बेटा भी है, पोता भी है, पोती भी है ना? मैं देख चुका हूँ ऐसा, जैसे कोई बुज़ुर्ग है 70 एंड अबव, तो इनके ऐसा हरियाणा में परिवार बहुत सशक्त परिवार होता है, न्यूक्लियर फैमिली। जो मेन सिटी में इसमें कुछ है, किंतु आज भी हरियाणा में गांव में मैं देखता हूँ जब परिवार के साथ फ़ोटो खींचने के लिए आता है तो चाचा, ताऊ जी, अपना सब एक साथ रहता है। तो उस फैमिली में जो आपने बोला प्रॉब्लम, मैं नहीं मानता, क्योंकि हरियाणा में एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हुआ है। इतने मेडिकल कॉलेज है, इतने IIT का वो इंजीनियरिंग कॉलेज है। और उसके बाद मैंने देखे इस बार भी बजट में बड़े मात्रा में जो आपको प्राइमरी नर्सरी स्कूल है उसके ऊपर जोर दिया सरकार ने। तो इससे पता चलता है सरकार फाउंडेशन देना चाहते हैं। फाउंडेशन सशक्त नहीं होगा, अच्छे नहीं होगा तो अच्छे मकान आप उठा नहीं सकते। तो अभी चाहे थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, लेकिन आगे आने वाले समय के लिए और भी ज़्यादा मजबूत निश्चित। साथ साथ मैं आपके माध्यम से ये भी बोलूँगा, हरियाणा प्रशासन में जो अधिकारी है उनको दायित्व लेके इसको समाधान करनी चाहिए, उनको करना पड़ेगा और आप लोग करिए। ये बात मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कहा, मंत्री परिषद के जो सदस्य हमसे मिलता है उनको भी कहा हूँ। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जनता की सरकार है, अंतिम जन का सरकार है। ये समस्या होती है, मैं इसका विरोध नहीं करता हूँ, आती है, इसलिए मैंने उदाहरण दिया बैंक वाले का, किंतु ये लगातार चलनी नहीं चाहिए।
एक समय के अंदर वो खत्म होनी चाहिए। समस्या है आप कह रहे हैं, तो समाधान अगर अधिकारी कर दें तो ठीक है सर। करना पड़ेगा। आप अधिकारियों को कह रहे हैं कि अधिकारियों को करना पड़ेगा समाधान, लेकिन तमाम बीजेपी के नेता ही कहते हैं, अधिकारियों का जिक्र आपने किया, कि अधिकारी सुनते नहीं हैं, अधिकारियों से बहुत परेशान नजर आते हैं। सुनते नहीं, अधिकारी भी हरियाणा प्रदेश के ही है, बाहर से नहीं है। इक्का दुक्का बाहर से हो सकता है, आईएएस में आ सकता है, किंतु मैक्सिमम जो नौकरी है सी डी बी जो भी हो गेजेटेड ऑफिसर, वो हरियाणा प्रदेश के ही है। ये लोग भी हरियाणा प्रदेश के, इनके भी परिवार है, इनको अलग से नहीं देखना चाहिए। होता है जो एक परंपरा चले आते, एक सिस्टम डेवलप्ड होता है। बीजेपी का सरकार है 8.5 साल 9 साल हो रहा है। इससे पहले जो सरकार चल रही थी, मैंने आपको उदाहरण दिया, मुख्यमंत्री बनते थे तो डिस्ट्रिक्ट का रह जाते, तो वो अधिकारी भी डिस्ट्रिक्ट के हो जाते थे। तो आज मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व पूरे प्रदेश के विकास कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है, आप 50 साल तक आपने एक सिस्टम में, एक धारा में चलाया, अब हम उनको तोड़ रहे हैं, नहीं ट्रांसपेरेंट होगा। 2750 रुपये हम जो पेंशन देते हैं, सोशल पेंशन, वो अकाउंट में जाएगी, हाथ में नहीं देंगे, कोई जाके मैनुअली नहीं ले सकते। आपको कोई भी सुविधा लेना हो तो बर्थ सर्टिफिकेट हो, डेथ सर्टिफिकेट हो, राशन कार्ड की व्यवस्था हो तो ऑनलाइन करनी है। तो इनमें जिनको आदत हो गया था हाथ में देना, मैनुअल लेना, मैनुअल करना और रिश्वत देना, रिश्वत करना, ये सिस्टम बना लिया था, तो उसी को तोड़ के हम आगे निकल रहे हैं। तो जब तोड़ के आगे निकलते हैं तो कुछ टूटता है, कुछ गिरता है, टूटना गिरना चलेगी, किंतु अल्टीमेटली जीत ट्रांसपेरेंट सिस्टम की होगी, जनता की जीत होगी। और मैं पक्का हरियाणा के आम जनता अभी भी एहसास कर रहे हैं और बहुत कम समय के अंदर एहसास करेगी, जो हमने एक बड़ा अभिशाप से निकाल के आके अपना हक अपने पास लेने का अधिकार हमारे पास दिया हुआ है। रिश्वत अब पूरी तरह से बंद हो गई, लेना देना? किसी ऑफिस में जाके किसी को रिश्वत दिया नहीं, मेरे सामने किसी ने लिया भी नहीं और किसी का हिम्मत भी नहीं होगा। और दिया है क्या नहीं, हाँ, तो आम आदमी के नाते दिया है क्या नहीं, लिया है क्या नहीं, मैं जब तक मैं प्रत्यक्षदर्शी ना हो, मुझे कोई प्रमाण के साथ नहीं दे, कोई आके बोल दे मैं तो गया था वहाँ, मुझसे पैसा ले लिया, मैं जो बोलूँ उसको कोई तुम्हारे पास प्रूफ है, कोई रिकॉर्डिंग है। आजकल मैं बात करता हूँ मोबाइल से रिकॉर्डिंग करके बैठ जाता है, इसलिए हम लोग, मैं मोबाइल में कहीं भी बात करता हूँ, मैं मान के चलता हूँ जब मेरे बात सुन रहा है तीसरा पक्ष, तो मैं उसी तरह की ही बात करता हूँ। तो अगर ऐसी कोई रिकॉर्डिंग आपको ला के देगा, या ऐसा कोई प्रूफ आपको ला के देगा, तथ्य ला के देगा कि इस अधिकारी ने इस काम के लिए रिश्वत मांगी या किसी ने रिश्वत दी, क्यों बोलूँगा मेरे पास ऐसा हो और डॉक्टर्स ना हो, बनाई ना हो, और तो ज़रूर मुझे दे और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को ज़रूर दूंगा। और मेरा विश्वास है मनोहर लाल खट्टर जी ईमानदार आदमी है, उसको ऊपर कड़े कार्रवाई करेंगे और छोड़ेंगे नहीं ऐसे लोगों को। तो अधिकारियों को एक बड़ा संदेश भी है क्या ये, कि अब काम करने का वक्त है? देखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, जो अधिकारी की ज़रूरत है, इनके बिना सरकार नहीं चलती। तो अधिकारी भी हरियाणा का ही है, इसलिए जो एक माहौल बनाता है, ये अपोजिशन बनाता है, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा है, सब लोग कर रहे हैं। जो उसमें रुकावट जहाँ आते हैं उसको दूर करना है और हम दूर करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें लगे हैं, मैंने देखा अभी भिवानी जिले में गए हैं और जनता से मिल रहे हैं और डायरेक्ट सुन रहे हैं, अधिकारी साथ लेके बैठे हैं, तो इसमें क्या कमी है। एक समय चंडीगढ़ में बैठ के उनको सुनाई देता था, आज वो अपने एक एक जिले में गए हैं और साथ ही साथ देखो ना, अपने जिले में नहीं गए, ये भी देखो जो भिवानी, हाँ, तो इसलिए बोलो अपने ज़िले में नहीं गया, किंतु पुराने सब जो है अपने ज़िले में रहता, अपने ज़िला में जीते थे। तो इस चीज़ का बहुत एडवांटेज मिला है आपको लगता है? अगर लोग आज सरकार को, मुख्यमंत्री को अपने हर गांव का मानता है। अब पहले एक डिस्ट्रिक्ट के लोग मानते थे, बाकी लोग बोलते थे अरे वो तो उनका डेवलपमेंट दिखता भी है, वही सब डेवलपमेंट करेगा। मैं नहीं, डेवलपमेंट के मैं अगेंस्ट में नहीं हूँ, किंतु जहाँ जिसका ज़रूरत है वहाँ वो करे। जहाँ पशु ज़्यादा होगा तो डेयरी वहाँ लगाए, जहाँ ज़्यादा खेती होगा तो वहाँ एग्रीकल्चर हब लगाए, जहाँ ज़्यादा इंडस्ट्री होगा तो इंडस्ट्रियल हब वहाँ करनी चाहिए। बिना भेदभाव के काम हुआ। 2014 में आप चुनाव में गए तो सीएम फेस नहीं था, पूर्ण बहुमत की सरकार पहली बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने बनाई। 2019 में आप चुनाव में गए, सीएम फेस आप देकर स्टेट में चुनाव लड़े और 75 पार का नारा दिया, 40 पर आकर गाड़ी रुक गई। क्या मानते हैं इसके पीछे की वजह? 75 का नारा दिया, 40 में रुक गया, ये होते रहते हैं।
और क्यों हुआ इसके ऊपर भी विश्लेषण हम लोगों ने किया है। और सार्वजनिक तौर पर मैं ये नहीं आपको बता सकता हूँ। जनता ने हमारे साथ दिया था। हम लोग कैसे काम करते हैं, क्या करने डिसीजन कर रहे हैं, कैसे करना, उसमें कुछ आगे पीछे होती है। और बहुत कम मार्जिन में हमारे बहुत सारी सीट 2000 1000 ऐसा करके बहुत सारी सीट हारे, आप देख लीजिएगा। तो इसमें हम लोगों का कमी है, जनता का कमी नहीं है। हम लोग जब हारने के बाद ऐसे अरे ओह थोड़ा सा मेहनत कर लेते, 2000 वोट से हारे हैं, तो वही सोच पहले रखते जब हम 2000 वोट से हार सकते हैं, 5000 वोट हार सकते हैं, तो ये नहीं आती। तो अब हम लोगों को 2019 में बड़ा सबक मिली और सबक से हमने सीखा भी है। और आपको 24 में 24 में आपको जो हमने सबक मिलने के बाद सीखा है, तो उसका रिजल्ट आपको 24 में ज़रूर देखेगी। तो सीएम फेस के साथ जाना पसंद करेगी पार्टी 2024 में, या फिर ऐसे ही चुनाव में जाएंगे? देखिए, हमारा सीएम तो मनोहर लाल खट्टर जी है, हमारा सीएम तो दूसरा कोई हो नहीं सकता। और जाके इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद क्या निर्णय होगी, ये मैं अकेला निर्णय नहीं कर सकता हूँ। तो अभी तक मैं कह सकता हूँ, हम 2 आदमी हमारे पास है। एक संगठन में हमारे ओम प्रकाश धनखड़ जी हैं, और सरकार में हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं। दुष्यंत अपने अपने जगह में अच्छे से। दुष्यंत चौटाला मजबूरी है या ज़रूरी है? देखिए, मजबूरी हर ज़रूरी दोनों नहीं मैं बोलूँगा, क्योंकि आपने खुद ही बताया, आपने 75 पर का नारा दिया, आप 40 में रुक गए। तो मजबूरी हुआ ना। तो अब आपका भाषा है, आपका कहना है, तो 40 में आए तो सत्ता में आप तभी बैठ सकते हैं जब आपके पास संख्यागरिष्ठ नंबर होती है। तो हमारे पास नंबर हुआ जो चाहिए, और साथ ही साथ हमारे साथ अलायंस करके दुष्यंत जी ने इलेक्शन नहीं लड़ा, वो अपने आप अपने जगह से लड़ा है। इलेक्शन में खूब कोसा आप लोगों को नहीं। और अभी भी एक कैंपेन अलग से मुख्यमंत्री बनने का दिग्विजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, जननायक जनता पार्टी की तरफ से चलाया जा रहा है। तो क्या गठबंधन कंटिन्यू रहेगा आगे लोकसभा चुनावों में, विधानसभा चुनावों में? क्या पार्टी इसी के साथ आगे जाने वाली है? मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता हूँ, मैं ज्योतिषी नहीं हूँ। मैं यहाँ तक जानता हूँ, अभी भी मनोहर लाल खट्टर जी के साथ उप मुख्यमंत्री के नाते दुष्यंत चौटाला जी है, तो हमारे साथ है। अब आपने बोला वो भविष्य के लिए इनके पार्टी प्रचार करता, भविष्य के लिए उनके तो आपने भी देखा होगा मुख्यमंत्री, मैं बहुत कुछ मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला नहीं, मैं बहुत ऐसे हटा के मुख्यमंत्री रखना ऐसे नहीं, ये सब मैं देखता नहीं। जब दुष्यंत चौटाला आके मुझे बोलेगा तब मैं सुनूंगा। मेरे कान इतना कमज़ोर नहीं है जो ऐसा ही चले और मैं विश्वास कर लूँ। मुझे जब आके बोलेगा, बोले भाई साहब मैं मुख्यमंत्री बन रहा हूँ, तब मैं उसका नीति, राजनीति, रणनीति तैयार करूँगा। तो मीडिया में बोलते हैं तो बोलने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, बोलने वाले बहुत कुछ बोलता है, करने वाले कर जाता है। बोलने वाले ये भी बहुत कहते हैं कि दुष्यंत चौटाला की वजह से आपकी सरकार की छवि को ओवरऑल बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। 2014 में जो 5 साल का कार्यकाल रहा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का, पाक साफ ईमानदार क्लीन चिट उस सरकार को हरियाणा की जनता देती है। और जब ये गठबंधन की सरकार है, ग्राउंड में भी जाते हैं, लोगों से फीडबैक लेते हैं, तो वो कह रहे हैं बात नहीं बन रही है, इमेज खराब कर रही है जननायक जनता पार्टी इस सरकार की। आपके पास ऐसी कोई शिकायतें आई? तो जनता पार्टी है, हम लोग निर्णय लेने जानते हैं, और हमारे निर्णय सही होता है और जनता के हित में होती है और संगठन के हित में होती है। ये एक बार नहीं, बार बार प्रमाणित हो चुका है। तो इसलिए आप निश्चित रहिए, सही समय पे सही निर्णय भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी और हमारे पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा जी, आप लोग लेना जानते हैं। इसीलिए विश्वास रखिए हम लोगों पर, जो हमारे पास ऐसा नेतृत्व है। फिर तो पूरे देश को विश्वास है, इसीलिए तो बम्पर जीत आपको लोकसभा में सरकार बनाने के लिए केंद्र में मोदी जी को देते हैं, हरियाणा में भी लगातार विश्वास बना रहे हैं। तो ये विश्वास क्या दुष्यंत चौटाला के साथ कहीं कम नहीं हो रहा है? आपसे मैं पूछ रही हूँ, आपको क्योंकि जानकारी मिली हमें ये भी अनुसार कि बहुत से नेताओं ने आपको ये शिकायत भी दी, अपना इनपुट भी दिया, अपने सुझाव भी दिए इन चीज़ों को लेकर। इनपुट आउटपुट दोनों तरफ से होती है और ये चलता रहता है। और मैंने आपको एक ही बात बोला, इनपुट आउटपुट ये सब हम लोग रखते हैं, उसको सामने भी उठाता हूँ, और हम लोग निर्णय लेना जानते हैं। आप समय को देखिए, समय बलवान होती है और समय के साथ भारतीय जनता पार्टी चलना जानती है।
अब बोलेंगे नहीं, सिर्फ एक्शन करके बता देंगे कि उन्हें ऐसा ही तो पार्टी का काम ऐसा ही होता है। हम लोग तो लोकसभा में लगता है आपको गठबंधन की ज़रूरत है दुष्यंत चौटाला के साथ? देखिए अभी गठबंधन के बारे में नहीं बोल सकता हूँ, किंतु मैं ये जानता हूँ, आप भी जानती है। तो मोदी जी को 2014 में भी लोग बोल रहे थे नहीं 180 में अटक जाएगा, 200 आ जाएगा, किंतु किसी को पता ही नहीं था। लोग बैठे लोग तो ये भी कहते थे कि सरकार बना लेंगे, लेकिन चला कैसे पाएंगे? इसलिए बोल रहा हूँ ना, तो बोलते रह गया। अब उनके बोलना बंद हो गया। तो उस वक्त 19 में भी मोदी जी को निकालने, मोदी जी को ख़त्म हो जाएगा, 19 में और भी ज़्यादा सीट लेकर आ गए। तो और आगे 24 आ रहा है, और 24 पे भी मेरा विश्वास है, ये अहंकार नहीं है हमारा, क्योंकि हम लोग काम करते हैं। जब 3.5 करोड़ मेंबरशिप को लेकर हम इलेक्शन लड़े थे मोदी जी के नेतृत्व में, 3 करोड़ 35 लाख हमारे पास मेंबरशिप थे, तब हम मेजोरिटी में आ गए। उसके बाद अध्यक्ष रहे उस समय अमित भाई शाह जी, उन्होंने SMS के माध्यम से मिस कॉल के माध्यम से मेंबरशिप शुरू की है, जनसंपर्क महाजनसंपर्क किया, और उसके बाद 11 से 12 करोड़ के आसपास पार्टी को उन्होंने पहुंचाया, रिकॉर्ड करके दुनिया की सबसे बड़ा पार्टी उस समय बन चुके थे। अब वो पार्टी जाके 18 करोड़ के पहुंच गए। तो आपको तो उसी धारा से विश्वास होता है जो हमारे 3 करोड़ 35 लाख मेंबरशिप में हमारा मेजोरिटी आ जाता है, आज 18 करोड़ है। तो उसका परिणति क्या होगा, परिणाम क्या आ सकते हैं? और जितने भी इलेक्शन हो रहा है पूरे देश में कहीं भी, वो बार बार प्रमाणित करता है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता भी है, मोदी जी के साथ पब्लिक भी है, संगठन भी है। लेकिन अपने ही नेता भी कभी कभी खफा नजर आते हैं। चौधरी वीरेंद्र खुले मन से कह रहे हैं कि हम तो चुनाव लड़ने ही वाले हैं, उचाना से हमें टिकट मिली तो ठीक है, मैं तो पार्टी ने टिकट दी तो ठीक है, नहीं तो चुनाव तो लड़ेंगे ही। अभी से बागी तेवर, चुनाव तो दूर है। क्या कहते हैं आप लोगों के सामने बाहर के बोलते, मेरे पास उस दिन आए थे। मैं उनको सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ। जब मेरा जन्म हो रहा था उस समय से उनका पॉलिटिकल करियर शुरू हुई 1972 से। मेरा 1971 25 नवंबर जन्म हुआ, लगभग लास्ट है, मतलब 72 में। तो 72 से उन्होंने पॉलिटिक्स शुरू की। 3 बार जो भी जिस पार्टी में अध्यक्ष रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे, राजस्व MP रहे, MP, पूरे पॉलिटिक्स में सब कुछ रहे हैं। तजुर्बा तो उनके पास है। तो मैं आपके माध्यम से इतना ही मैं उनसे विनती करूँगा, मैं एज में उनसे छोटा हूँ, तजुर्बा मेरे पास कम है। हाँ ज़रूर मैं मुख्यमंत्री पद में काम किया हूँ, वो एक मेरे पास 4.5 साल की एक एक्सपीरियंस है। मैं भी प्रदेश अध्यक्ष के नाते काम किया हूँ, वो भी मेरे पास एक्सपीरियंस है। विधायक के नाते काम किया हूँ, अभी राज्यसभा में भी काम कर रहा हूँ। उनके पास ज़्यादा है, मेरे पास कम है। तो मेरे पास कम है तो उनका एक्सपीरियंस हमको देनी चाहिए, और मैं इनके साथ पितृवत आचरण जो एक बेटे करता है ऐसा ही करूँगा। और घर में नाराज होते हैं, गठबंधन अगर फिर भी कंटिन्यू देखिए चुनाव लड़ना ही होगा, पार्टी से अलग भारतीय जनता पार्टी के स्वभाव में किसी को बेइज्जत करना स्वभाव हमारा है ही नहीं। ये स्वभाव तो कांग्रेस वालों का है, किसी को बेइज्जत करके निकाल देना, किसी को गाली देना, मोदी जी को गाली देना बातों बातों में। ये राजनीति हम लोग नहीं करते, हम लोग सम्मान के साथ राजनीति करते हैं। और मेरे सामने जो व्यक्ति है इनको सम्मान देंगे तभी हमको सम्मान मिलेगा। ये मेरे माता पिता ने सिखाया, ये भारत ने सिखाया, ये भारत। अभय चौटाला लगातार यात्रा कर रहे हैं हरियाणा की, और वो सरकार को बहुत कोस रहे हैं, कह रहे हैं 1 नंबर की चोर है। अपने भतीजे को ही सरेआम चोर बोल रहे हैं विधानसभा में खड़े होके। तो लगता है कोई आरोपों में दम होगा, या उनकी यात्रा से कुछ फर्क होगा? चोर अपने मुंह से निकलता है, उसी के मुंह खराब होता है, ये मैं मानता हूँ। ये बहुत महंगी चीज़ है, बहुत भगवान का दिया हुआ, ऊपर वाला का दिया हुआ, हमारे पूरे शरीर में सबसे ज़्यादा जो मूल चीज़ वो ये हमारे जो शब्द होता है, इसको सीमित करके बोले, व्यवस्थित करके बोले तो सरस्वती निखर के आती है, और इसको उल्टा सीधा करेंगे तो खुद का विनाश करेंगे। और तो वो तो कह रहे हैं सरकार बनाऊंगा मैं 2024 में। जो सरकार तो सभी लोग बनाते हैं, हर बार बनाते हैं। ये मैं तो मना नहीं कर सकता हूँ सरकार बनाने के लिए। आप वो बोलेंगे मैं तो अमेरिका में सरकार बनाऊंगा, मैं रुक सकता हूँ क्या उनको? तो इसलिए ये भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ बहुत ज़्यादा लोगों को अपना बात बोलने का अधिकार है। और
इस देश में देखिए देशद्रोही काम करने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट में केस करके अपील करता है। हुआ ना 26/11 में हमारे देश के लोगों को इस तरीके से पाकिस्तान ने मुंबई को, हमारे जो आम जनता को इस तरीके से मारा है। मारने के बाद भी जो गिल्टी है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में वकील खड़ा होता है। ये भारत है, इस देश में कानून व्यवस्था बहुत सुंदर व्यवस्था बनी हुई है, सबके लिए है। तो हरियाणा में टक्कर देखते हैं आप अपनी किसी पार्टी के साथ? अभय चौटाला ना किसके नाम बोल रहा था? हाँ, अभय चौटाला। अच्छा, जो भी हो, मैंने कहीं भ्रमण करते उनको देखा नहीं, आपके मुँह से सुना हो, तो भ्रमण करे, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो हरियाणा में लगातार आप कह रहे हैं कि कोई विपक्ष देख पा रहे हैं क्या? आपको लग रहा है टक्कर इस पार्टी से हो सकती है चुनाव में? देखिए, मैं विपक्ष जरूर देखूंगा, देखता भी हूँ, नहीं हो तो खुद बन जाऊंगा, तभी कमियां पता चल पाएंगी। तभी कमी। इसलिए विपक्ष देखना नहीं देखना मेरा इस क्वेश्चन में मैं जाता ही नहीं। मैं, मेरे पास विपक्ष नहीं भी हो, मैं खुद को अपने आप दोनों में हम ग्रुप बना के विपक्ष हो जाएंगे, क्योंकि हम दोनों को खींचने के लिए हमारे कमी का है। लेकिन आप कहते हैं कि टक्कर के लिए ऐसे आप देखो तो विपक्ष के जो भूमिका होती है हरियाणा में दिखता नहीं है। जो हेल्दी विपक्ष की भूमिका 1-2 बार देखी थी, ऐसा नहीं 1-2 बार देखे थे, हम लोग देखे थे कुछ विषय में ऐसा पॉजिटिव किया था, किंतु वास्तव में सिर्फ आपको सुश्री देना, धरने में बैठा देना, ये न्यूसेंस वैल्यू तैयार करके राजनीति करना, इसके बाहर मैं अपोजिशन का रोल नहीं देख रहा हूँ। आम आदमी पार्टी से कुछ लगता है कि टक्कर हो सकती है? हरियाणा एक शक्तिशाली प्रदेश है। हरियाणा आर्थिक रूप से स्वयं संपूर्ण राज्य है। इस राज्य के लोग जिस पार्टी का आपने नाम लिया, आके आपको ही बोलेंगे फ्री में ले लो, क्या प्रतिमा जी आप लेंगे? आप तो स्वयं प्रतिमा है, और उसके बाद हरियाणा में जन्म है, लेंगे क्या? मैं हरियाणा के लोगों का स्वभाव सब तो नहीं जानता, मैं नहीं सब नहीं जानता, मैं इतना जान चुका हूँ, फ्री में कुछ लेने वाला नहीं है, देने वाला है। विप्लव देव को कुछ चाहिए तो ले लो। मैं देखता हूँ ना, यहाँ आता है, मेरे घर में आता है तो मेरे लिए घी लेकर आता है, मेरे लिए कुछ एक शर्ट लेकर आएगा, एक टी-शर्ट लेकर आएगा, एक वो लेकर आएगा, सर हमने प्रोडक्ट किया, हमने ये बनाया, मुझे अच्छा लगता है। जो खुद मैन्युफैक्चरर है, खुद तैयार किया, तो सर आप एक बार पहनिए। फ्री वाली चीजें नहीं लेंगे। तमाम निर्दलीय हैं वो तो बिना किसी शर्त के सरकार के साथ समर्थन सरकार को दिए हुए हैं। जल्दी से बस 2 सवाल पूछूंगी आपसे। तो वो उनका कोई ख्याल रखा जाएगा क्या? उनमें से ज्यादातर तो ऐसे हैं जिनकी टिकट पार्टी ने काट दी थी। उनका सरकार में हमारे साथ आप खुद ही बोले जो बिना शर्त समर्थन कर रहे हैं। समर्थन तभी कर रहे हैं जब सरकार अच्छा काम कर रहा है, नहीं तो अपने आप को बचा लेता है। अपने आप को नहीं कर दिया था जब सरकार फॉर्मेशन होनी थी तभी? नहीं, तभी नहीं दिए थे। आपको किसने बोला? आपको किसने बोला? आप देखिए उस समय के न्यूज़ देखिए। मैं उस समय मैं न्यूज़ में ही थी। तो उस समय कौन गए थे? सबसे पहले निर्दलीय लोग आए थे। आए थे ना, तो देने के लिए कौन मना कर रहे थे? हम लोगों ने बोला भाई तुम लोग भी रहो, ये भी आना चाहते ये भी ले लो, तो सब एक साथ हो गए। तो इसलिए निर्दलीय लोगों को हमने लिया नहीं। निर्दलीय लोग हमारे पास पहले दिन से नहीं आया, ये नहीं है सटीक बात। वो आए हैं और बिना शर्त आए हैं और फटाफट आ गए थे। और उसके बाद दुष्यंत जी भी तैयार हो गए, बोले हम भी साथ रहेंगे। तो निर्दलीय तो कह रहे हैं हमें तो कुछ मिला ही नहीं। दुष्यंत जी को सारी पावर दे दी, उनके ही मंत्री बना दिए, इतने सारे विभाग दे दिए। दुष्यंत चौटाला के खुद के ही विधायक के कहते हैं कि नहीं, रंजित जी मंत्री है क्या? नहीं, ज्यादातर जो सब विधायक नहीं, तो सब विधायक मंत्री नहीं हो सकता है कि मंत्री का एक सीमा होते है। किंतु मैंने आपको उदाहरण दिया, रंजित जी मंत्री है ना, तो आप क्यों बोलते हैं? तो सभी तमाम ही आप चौधरी देवीलाल के परिवार दे रहे हैं। सिरसा में भी अभी हाल ही में आपने आदित्य देवीलाल को भी एक बार फिर से चेयरमैन बना दिया है। और दुष्यंत चौटाला देखिए उनके ही वंशज हैं, वो डिप्टी सीएम है। रंजीत चौटाला आपने उनको कैबिनेट मंत्री बनाया हुआ है। भजनलाल जी के परिवार हमारे पास नहीं है। आपको एक ही परिवार देख रहे हैं, भजनलाल जी के परिवार हमारे पास नहीं आया। उसके बाद आपने जिनका नाम पहले लिया, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का परिवार हमारे साथ नहीं है। आप बताइए, प्यार में नाराजगी होता है। जब प्यार ज़्यादा कर लेता है तो नाराज भी होता है, मना लेंगे। तो भी चुनाव, इसीलिए आप एक फैमिली के बारे में बोल रहे हैं। सब फैमिली तो अपने पास रहेगी, एक फैमिली बाकी रहेगा हुड्डा जी का। बाकी तो आ गए इधर।
किरण चौधरी जी? किरण जी को पूछ लीजिए। ऐसे व्यक्तिगत रूप से मैं किरण जी को सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ, इनके बारे में बहुत सुना। और बहुत चली भारतीय जनता पार्टी में वो भी आने वाली हैं, ऐसा कुछ? देखिए, वो तो इनको निर्णय लेनी पड़ेगी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है। जब ऐसे विषय, आप तैयार हैं, आ जाइए, उनके अभी स्वागत। देखिए, हमारे पार्टी में मैंने आपको बोला समुद्र, हम किसी को मना नहीं करते और यहाँ आने के बाद कोई जा भी नहीं पाते। सवाल बहुत हैं आपसे पूछने के लिए, लेकिन समय ज़्यादा इजाज़त दे नहीं रहा, इसलिए एक आखिरी सवाल से बिल्कुल, तो एक आखिरी सवाल से इस इंटरव्यू को भी मैं ख़त्म करूंगी। तमाम नेताओं के लिए जो इस उम्मीद में है, लोकसभा का भी चुनाव है, विधानसभा का भी है, निगमों के भी बहुत से चुनाव अभी पेंडिंग है, तो उन नेताओं को आपकी तरफ से क्या संदेश है कि कैसी तैयारी इन चुनावों में पार्टी के लिए वो करें, या फिर कैसी मेहनत करें, या फिर ऐसे लोग जो पार्टी की टिकट चाह रहे हैं, टिकट मिले ना मिले, बाद में पार्टी को नुकसान दें, तो इकट्ठा होकर कैसे तमाम चुनावों को लड़ें या फेस करें? काम करिए, उसका असेसमेंट खुद मत करिए। ये दो चीज़ ख्याल रखें तो भारतीय जनता पार्टी में आपको सम्मान ज़रूर मिलेगी। आप काम करके असेसमेंट करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी में आपके लिए बहुत सहज नहीं होती। आप मदद करेंगे? असेसमेंट करने के लिए लोग बैठे हैं, पूरी टीम है असेसमेंट करने के लिए। उनको देखने का कुछ ज़रूरत नहीं। खुद जब लग जाता है, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ये कर दिया, अरे भाई मैंने नहीं। वो मोदी जी गुजरात इलेक्शन रिकॉर्ड करके जीतने आने के बाद बोलता है, ये मैंने देखा, हमने पार्लियामेंट में लाइब्रेरी में जो बालाजी की सभागार है, इसमें सब लोग स्वागत करने के लिए बैठे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी, हम लोग सब ने जब जिक्र किया मोदी जी ने जिताया, और वास्तव में भी उन्होंने जिताया, उनका ही सब वो था। क्या बोला मोदी जी सामने आके? नहीं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल जी ने और नड्डा जी के नेतृत्व में जीता है। राहुल गांधी के साथ जो भी अभी कुछ हुआ, उससे लगता है कि पार्टी को नुकसान होगा, भारतीय जनता पार्टी को, आम लोगों में कहीं ना कहीं आएगा कि भाई ऐसा क्यों किया जाए? के साथ कोर्ट का हुआ है, हमारा कुछ नहीं हुआ। आरोप तो है कि भाई ये तो हमने भाजपा ने करवाया, भाजपा के तो कोर्ट भी भाजपा ही चलाता है क्या? ये आरोप लगाएगा तो ये तो कानून व्यवस्था को सवाल उठा रहा है, कानून व्यवस्था को ऊपर सवाल उठा रहा है। ये तो महा अन्याय है, इस व्यवस्था के ऊपर नहीं होना, जुडिशियरी सिस्टम के ऊपर ऐसा उंगली नहीं उठाना चाहिए। वही तो हमारा संविधान का पालन कराने वाला सिस्टम वही है। लॉ पार्लियामेंट में बांधती है, इम्प्लीमेंट तो कोर्ट कराती है। आप कोर्ट को ही उंगली उठा दोगे, बोले कोर्ट ही थी नहीं है, कोर्ट बीजेपी चला रहा है, तो कुछ दिन बाद तो बोलोगे, बोले अब क्या बताऊं, मैं बोल नहीं सकता। बीजेपी सिर्फ सरकार चला, बात ये भी बोलेगा इनके घर में जो खाना खिला रहा है वो भी बीजेपी खिला रहा है। तो लोकसभा चुनाव 10 की 10 सीटें जीतने वाले हैं। मेरा विश्वास है, हरियाणा के लोग वीर है, ये वीर भूमि है, यहाँ सेना में भी जवान जाते हैं, शहीद होता है, देश को बचाता है। और यहाँ का किसान, बहुत से नेता टिकट की भी उम्मीद कर रहे हैं कि शायद कोई एग्जिस्टिंग MP की टिकट कटे, हमें मौका मिल जाए, ऐसा कुछ होगा क्या? नए चेहरों को मौका दिया जाएगा? टिकट कोई किसी का नहीं काटता, टिकट तभी काटता है, दो कारण से काटती है, नहीं तो उनके लोकप्रियता कमी है, और नहीं तो जनता उनके पक्ष में नहीं है, और बाकी जो उनको दायित्व है वो सही ढंग से सरकार, संगठन और पब्लिक की तीनों मिला के असेसमेंट खुद ही खुद करे तो वो अपने को आईने में देखे। देखिए, आईने में डेली एक बार सुबह देखना चाहिए, ना कि कुर्ता पैजामा पहन के उसको ज़रूर देखो, किंतु आईने में अपना देखो, आईना झूठ नहीं बोलता। चलिए, बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए, और एक बहुत ही हेल्दी नोट के साथ आपने इस इंटरव्यू की एंडिंग की है कि आईना कभी झूठ नहीं बोलता। तो तमाम जो नेता हैं जो ये सोच रहे हैं कि हम ही सब कुछ हैं पार्टी में और हमारी टिकट तो कभी कटनी ही नहीं चाहिए, तो वो इस बात को ज़रूर ध्यान से देख लें कि आप आईने में अपने आप को देखिए, अपने आप को असेस कीजिए, और उसके बाद पार्टी से जाकर किसी भी बात का जवाब ले सकते हैं। और तमाम नेता उम्मीद मत हारिए, क्योंकि विप्लव देव जी एक पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करके रख रहे हैं, और जो सबसे ज़्यादा डिजर्विंग होगा, जो सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग होगा, और जो सबसे ज़्यादा जिताने वाला कैंडिडेट होगा, दाव पार्टी उसी पे लगाने वाली है। तो आज फिलहाल मेरे साथ टू द पॉइंट में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।